हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेजे स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में, यानी 10th क्लास का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, जो आपके एग्जाम में उसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी मॉडल पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वह होगा आपका मैथ का मॉडल पेपर। क्या यानी मैथ का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, वो भी आंसर के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला खंड जो रहेगा वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, यानी एक नंबरिया क्वेश्चन जिसको आप लोग बोलते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में और हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है। तो वह आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है 1 से 100 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, जिनमें से केवल एक सही है। केवल किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दें अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट पर। यानी इसको जो आपको 100 क्वेश्चन जो मिलेगा, इसका आंसर जो होगा वह आपको ओएमआर शीट पे भरना होगा। यानी 50 का उत्तर देना है, केवल 50 का ही। आप किसी भी 50 का, 100 में से आप किसी भी 50 का आंसर दे सकते हैं, जिसको आपको ओएमआर शीट पे भरना होता है। तो चलिए हम लोग उसी को आज लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यानी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। यानी इसमें से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब पहले ये जान लीजिए कि संयुक्त संख्या हम किसे कहते हैं। तो जो भाज्य संख्या होता है, आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पता होगा, लेकिन संयुक्त संख्या नहीं पता होगा। तो भाज्य संख्या के ही संयुक्त संख्या बोला जाता है। आपको भाज्य संख्या बहुत अच्छी प्रकार से पता होगा। यदि नहीं पता होगा तो हम अभी इसमें समझा देंगे। जो भाज्य संख्या होता है उसी को हम लोग संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी उसे बोला जाता है। तो वही यहाँ पे आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन हो रहेगा, तो आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है भाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या भी दे सकता है। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आपको बता दें कि आपका जो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है वह आपका 4 है। अब कहिएगा ये 4 कैसे है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब आपको इसके लिए भाज्य संख्या याद करना होगा। तो आपको भाज्य संख्या यदि पता नहीं रहेगा तो आप इसका आंसर नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा। आप यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो आप 1 मार दीजिएगा, 2 मार दीजिएगा, 3 मार दीजिएगा, कोई भी मार सकते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपके नज़र में यह इन चारों ऑप्शन में बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही आपका आंसर सही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे पूछा है छोटी संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या की ही भाज्य संख्या बोला जाता है। यानी भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या आप जो कहिए। तो भाज्य संख्या का आपका परिभाषा है सीधा सीधा कि वैसी प्राकृत संख्या, यानी 1 से बड़ी होना चाहिए। जो 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, यदि आप इस नहीं देखे हैं, अब आपको प्राकृत संख्या भाज्य संख्या नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम एक पर्सनल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, या आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि वह आप जान जाइएगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। उसमें हमने टोटल नंबर्स के बारे में समझा दिए हैं। यानी आपको जितना भी नंबर्स यानी संख्या के बारे में पढ़ना है, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना भी पढ़ना है उस टोटल को हम लोग ने उसमें उस वीडियो में फुल डिटेल में बता दिया है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि भाज्य संख्या जो है वह 1 से बड़ी होती है। यानी 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, यानी एक है और वह अपने आप है। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से वह विभाजित हो जाता है। यानी हम इसमें, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो संख्या होगा उसमें हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, और जो जितना वह संख्या है उससे भी भाग देंगे तो वह कट जाएगा, और उसके अलावा वह दूसरे भी संख्या, किसी दूसरे और भी संख्या से वह विभाजित हो जाए तो वही आपका भाज्य संख्या कहलाता है। और सेम उसका उल्टा अभाज्य होता है, जो कि 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो वह आपका अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या का अपवर्तक केवल 2 होता है, यानी 1 और स्वयं, बस। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे इस अब कहिएगा कि भाज्य, यहाँ पे 2 भी तो हो सकता है। तो क्या 2 भाज्य संख्या यदि होगा तो क्या यह 2, अब 2 कहिए, यह 1 से आप कह सकते हैं कि 2 भी भाज्य संख्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मान के चलिए कि 2 भाज्य संख्या है, तो क्या यह 1 से तो कट जाएगा,
यह अपने आप से 2 से कट जाएगा। इसके अलावा इसमें और किसी से भाग लगेगा? 3 से, 4 से, 5 से नहीं लगेगा। तो यह जब नहीं लगेगा तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा, यानी यह गलत हो जाएगा। 3 भी 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा यानी अपने आप से, लेकिन इसके अलावा और कोई भी संख्या से यह नहीं कटेगा, इसलिए ये भी आपका गलत है, यानी ये जो संख्या है आपका अभाज्य संख्या है। और हमको ऑप्शन जो अब यहाँ पे 1 है तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, 1 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में डी नंबर में जो 4 दिया हुआ है यही आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या है, यानी इसमें आप 1 से भी भाग दे सकते हैं, यह कट जाएगा। इसमें स्वयं यानी स्वयं कहने का मतलब अपने आप, तो 4 से भी भाग दे सकते हैं, ये 4 से भी कट जाएगा। इसके अलावा यह 2 से भी भाग इसमें लग जाएगा, यानी 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2 से भी यह कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा एक अदर संख्या यानी 2 से भी यह कट रहा है, इसलिए यह आपका भाज्य संख्या, इसलिए 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पाई है, यानी पाई जो है वह क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बात पता भी होगा कि पाई जो है, यदि आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं कि पाई जो आपका है वह आपका अपरिमेय संख्या है। परंतु एक बात और जान लीजिए कि पाई का मान जो 22/7 होता है, यानी पाई का मान 22/7 होता है, तो यह आपका परिमेय संख्या होता है। यदि पाई का मान दिया हुआ रहेगा यानी 22/7, तो पूछेगा यह क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो यह आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप का है। परंतु पाई सिर्फ पूछेगा कि पाई क्या है, तो यह आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, यहाँ पे 3/12 है, यानी √3/12 है। तो आप इसमें कहिएगा कि 3 आपका अपरिमेय संख्या है तो और 12, 3/12 जो रूट के अंदर है, अब कहिएगा यह अपरिमेय संख्या है। जी बिल्कुल नहीं, यह परिमेय संख्या है। अब कैसे है इसको चलिए बताते हैं। 3/12 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 3 से 4 मरतबे काट सकते हैं, यानी 1/4। यह रूट के अंदर जब 1/4 हो जाएगा तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जो आपका आया यह रूट से बाहर है, और तो ये आपका पूर्ण यानी यह परिमेय संख्या है, यानी p/q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2/√10, यानी 2/√ यानी √2/10 ऑप्शन है बी में है, तो इसको भी आप 2 से 5 मरतबे काट सकते हैं, यानी यह आपका हो जाएगा 1/√1/5। तो इसको आप निकाल सकते हैं रूट से बाहर, 1/√5। अब यहाँ पे ये आपका जो है यह आपका एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 जो है यह आपका अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यह जो है आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका सही आंसर होगा। और आप ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो √7/7 है, तो 7 से 7 एक बार कट जाएगा और 1 का वर्गमूल 1, यानी रूट से बाहर 1 आ जाएगा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या के रूप में है। ये 2 × 2 है, यानी √2 है, तो 2√2 इसको 2 बार गुना करेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर आ जाएगा रूट, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी आपका 2 बच जाएगा। तो ये आपका भी परिमेय संख्या है, यानी इसमें आपका ये जो ऑप्शन है 3 गो, यानी ए, सी और डी, तो यह आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 नंबर, 2 संख्याओं के लसाअ तथा मौसा बराबर है तो संख्याएं है भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या है, बराबर है या सहअभाज्य है या संयुक्त संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का लसाअ और मौसा बराबर है तो संख्याएं क्या होगा? वह अभाज्य होगा, यानी दोनों संख्या जो होगा वह अभाज्य संख्या होगा, या सहअभाज्य होगा, या बराबर होगा, या संयुक्त संख्या होगा। तो आपको बता दें कि आपका जब लसाअ और मौसा बराबर है तो आपकी जो 2 संख्याएं होंगी वह आपके बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? अब आप देखिए, यहाँ पे हम एक उदाहरण के लिए 4,4 लेते हैं, ठीक। इसका आप लसाअ निकालिएगा तो आपका लसाअ 4 आएगा, ठीक।
और इसका आप यदि मौसा निकालते हैं तो आपका मौसा भी यह 4 में से एक बार कट जाएगा, यानी यहाँ पे कटे तो आपका मौसा भी इसका 4 है। तो 4 और 4 का लौसा निकाले तो हमारा 4 आया है, और मौसा भी निकाले तो भी 4 ही आया है, यानी लौसा और मौसा दोनों बराबर है। तो संख्याएं क्या बराबर थी कि नहीं? संख्याएं भी तो हमारा बराबर ही है ना, 4 या 4 ये भी तो बराबर है। उदाहरण के लिए लेते हैं, अब जैसे आप कहिएगा हम एक दूसरी संख्या लेते हैं अलग अलग, यानी 4,6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4,6 जब लेते हैं तो इसका आप लौसा निकालिएगा तो आपका लौसा इस प्रकार से आएगा, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी लौसा आपका 12 आएगा। अब मौसा निकालिएगा तो मौसा आपका इस प्रकार से आएगा, यानी 4 एकाई 4, 2 आएगा फिर 4, तो 2 दूना 4, यानी यह तो कट जाएगा, परंतु आपका कितना आया? लौसा 12 आया था और मौसा कितना आ रहा है? 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो इसलिए ये जो हम संख्या जो अलग अलग लिए हैं यह नहीं होगा, यानी जब भी हमारा संख्या बराबर होगा तभी उसका लौसा और मौसा भी बराबर होंगे, इसलिए वह दोनों संख्या जो होगा आपका बराबर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आप बहुत ही अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक ही आपका हमारे मेहनत का ये फल होता है। क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तो हमको उससे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना खुशी हम लोग को मिलता है कि आप वीडियो को देखे हैं, आपको वीडियो समझ में आया है, यानी अच्छा लगा है, इसलिए आप लाइक किए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 0.29 यानी 0.29 है, उसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, बराबर है। इसमें ऑप्शन जो 4 दिया हुआ इसमें से वह किसके बराबर है? तो इसका कहने का मतलब ये जो है 29/90 है, 29/100 है, यहाँ 27/99 है, और यहाँ 29/99 है, यानी ये चारों जो है यह परिमेय संख्या के रूप में है, यानी P/Q के रूप में है। और इसको जो हमको लिखना है तो वह आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी इस के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब यही है कि 0.29 के बाद भी वही संख्या 2929 आते रहेगा। रेकरिंग का कहने का मतलब यही होता है। तो इसको हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बता देते हैं कि इस ऐसा किसी भी प्रकार का आपका संख्या चाहे कोई भी हो, इस प्रकार से यदि रहेगा तो आपको उसमें एक फार्मूला लगाकर और बना लेना है। वह फार्मूला आपका है यही रहेगा कि इसमें जो है तो हमको पहले लिखना है 29, क्या 29, यानी अब 29 का हम इसलिए लिखे हैं कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 029, यानी कुल अंक। पहला जो सूत्र होगा वह आपका कुल अंक होगा। तो कुल अंक इसमें क्या है? 029 है, यानी हम पॉइंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ कुल अंक कितना है उसी को लिखेंगे। तो 029 यानी 029 कहने का मतलब तो वह 29 ही हुआ। उसके बाद हमारा माइनस का चिन्ह लगाना है, और माइनस के चिन्ह के बाद हमको वही संख्या लिखना है जो बिना रेकरिंग वाला हो, यानी जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसी संख्या को हमको इसमें लिखना है माइनस के बाद। तो आप देख सकते हैं इसमें माइनस के बाद यानी इसमें जो है बिना रेकरिंग वाला संख्या क्या है? आपका सिर्फ 0 है। तो 0 को आप लिख दीजिए 29 माइनस 0, और एक बट्टा खींच दीजिए, यानी बट्टा का लाइन खींच दीजिए। और उसके बाद फिर नीचे आपको लिखना है 10 का पावर, यानी 10 का घात लिखना है। 10 का घात यानी दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उसी के, यानी दशमलव के बाद वाले जो अंक है उनकी संख्या लिखनी है, अंक नहीं लिखनी है। यहाँ पे हमको संख्या लिखनी है, यानी दशमलव के बाद कितना संख्या है। तो आप देखिए दशमलव के बाद 1 2 है और 1 9 है, यानी 1 और 1 2 हो गया, तो हमको पावर 2 चढ़ा देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस देंगे और 10 के पावर फिर चढ़ाएंगे दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला अंक, यानी दशमलव के बाद जो है बिना रेकरिंग वाला यानी बिना बार वाला अंक जो है उसी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या है यानी 2 और 9 है, तो उस पे आपको दोनों पे रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कोई भी बिना रेकरिंग वाला अंक नहीं है। तो कोई भी नहीं है इसका मतलब 0 है, तो 10 के पावर हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक। अब आप 29 में से यदि 0 घटाइएगा तो आपका 29 ही प्राप्त होगा। और 10 का पावर यहाँ पे 2 है, यानी 10 गुने 2 तो 10 दाएँ 100 हो जाएगा आपका। और उसके बाद 100 में से यहाँ 10 के पावर 0 है, तो इसका मतलब 1 होता है, यानी
कोई भी संख्या का पावर यानी कोई भी चीज़ का पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 29/100 माइनस 1 आया। अब 100 में से 1 घटाइएगा तो आपको 29/99 आ जाएगा। अब यही आपका संख्या हो गया, यानी इतना को जो लिखना है यही आपका संख्या है। तो आप ऑप्शन में अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डी नंबर में 29/99 दिया हुआ है। ये भी आपका 29/100 भी है, 29/90 भी है, 27/99 भी है। ये तीनों आपका गलत है और आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो आप इस फॉर्मूला पे बहुत ही अच्छी प्रकार से अब आप इसके लिए कोई भी संख्या आप चाहे तो लेकर और इस फॉर्मूला पे बैठा के ट्राई कर सकते हैं, आपका 100% आंसर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो दिया हुआ है इसका मान जो है वह कितना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में है 1/2, सी में है 1/4 और डी में है 0। तो अब आपको बता दें कि 1 का मान तो 1 है, लेकिन साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो दिया हुआ है इसका मान क्या है। तो इसके लिए आपको तो याद करना होगा कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। इस प्रकार से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जितना भी होता है आपको इसका मान याद करना होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है, यानी साइन 60 का मान √3/2 होता है, परंतु इसमें क्या दिया है स्क्वायर दिया है। तो साइन यदि साइन 60 का मान √3/2 है तो यहाँ साइन स्क्वायर 60 है, यानी इसका भी तो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होगा तो √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो वह हमारा 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, क्या 4। अब इसको हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो हमारा आएगा 4 - 3/4, यानी एलसीएम लेने के बाद 4 - 3/4 और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/4, यानी इतना हमारा आंसर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। तो अब ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं दिया हुआ है 1/4, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अब आपको एक बता देते हैं इसका फॉर्मूला, क्योंकि मैथ जो है ना वह आपका फॉर्मूला पे ही आधारित है। यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो समझिए कि आपके पास मैथ जो है वह आपका 0 है, क्योंकि मैथ बिना फॉर्मूला के मैथ तो बनने वाला ही नहीं है। तो इसलिए इसमें भी आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि शांत, तो हम आपको बता दें कि जिस भी संख्या का यानी हर जो होता है यानी p/q जैसे कोई संख्या है यानी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के जो होता है p/q के रूप में होता है, ये आपको पता है। तो इसी में हमको q का जो गुणनखंड होगा यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो वह हमारा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी इस प्रकार से यदि हमारा संख्या रहेगा यानी जो गुणनखंड आएगा मतलब कि हर का, तो वह हमारा इस प्रकार से आना चाहिए। अब m के जगह पे आपका कुछ भी आए यानी 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, ये कुछ भी आए या 5 के पावर 0 ही आए, ये उससे मतलब नहीं है, हमारा इस रूप में होना चाहिए। यदि इस रूप में है तो वह हमारा दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, अन्यथा हमारा दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा यानी अशांत आवर्ती होगा। तो यही आपसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 7/40, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 7/40। तो आप 40 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से आएगा, आपका यानी यहाँ पे 5 है। चलिए अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे आपका इस प्रकार से 40 का गुणनखंड जो आप कीजिएगा तो यही आपका आएगा 2 गुने 2 गुने 5। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, यानी इसमें 2 कई बार है 3 बार है तो 2 का पावर 3 और 5 एक बार है तो 5, यानी इसका जब अभाज्य गुणनखंड 40 का केवल अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, तो यह हमारा उस फार्मूला पे आ गया, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n उस फार्मूला पे है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह आपका शांत होगा। अब आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि इसको भाग देकर देखिएगा कि 7 में हम भाग देते हैं 40 से कि हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है कि नहीं। फिर 5 में भाग दीजिएगा 21 से, फिर 23 में भाग दीजिएगा 196 से।
इस प्रकार से तो आप यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इस पे 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन को देखना पड़ता है एग्जाम में, और भी आपके पास कितना देर, मात्र 60 मिनट का टाइम मिलता है। यानी आपके पास कुल टाइम जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की टाइम रहेगी वो आपका 1 आवर यानी 60 मिनट ही रहेगा, और उसमें आपको 100 क्वेश्चन टच करना रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन को देखकर उसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। तो इसलिए आपके पास 1 मिनट से भी कम रहेगा। तो आप उतना देर में यदि इस 4 ऑप्शन में भाग देते रहिएगा तो पता चलेगा एक ही क्वेश्चन पे आपका 5 मिनट से ज़्यादा टाइम बीत जाएगा, तो आप उस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा एग्जाम में। तो यह आपका है 7 नंबर। इसीलिए आपको बता दिए हैं कि इस अगर यदि आपका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का यदि आ रहा है तो वह आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। जैसे आप 2 नंबर का ही देख लीजिए, 5/21 है, तो 21 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 7 आएगा, तो यह 2 और 5 इसमें तो है ही नहीं, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। अब चाहे तो आप अपनी मोबाइल से या किसी आप अपने कलम से कॉपी पे भाग देकर आप इसे देख सकते हैं, यह अशांत ही आएगा। इसलिए आपका 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अभी अभी आपको पिछला क्वेश्चन में हमने बताया है कि 7 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें आपको बताया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ पे शांत था और यहाँ पे अशांत है। तो हमने आपको 7 नंबर में ही दोनों क्वेश्चन समझा दिया है कि कौन सा क्वेश्चन शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यदि आप 7 नंबर समझे होंगे तो आपको 8 नंबर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम 8 नंबर को भी बता देते हैं। यहाँ पे आपका है, पहले हमने 7 नंबर में आपको बताया है कि जो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा वह आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी हर का गुणनखंड जो है इस रूप में यदि आपका आएगा तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो आपका यह जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 5/8 है, यानी 5/8 है। तो आप 8 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो आपका गुणनखंड इस प्रकार से आएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसको हम 2 के पावर 3 और यहाँ 5 नहीं है यानी 5 के पावर 0। कोई भी किसी भी संख्या की यदि पावर 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है, आपको पता होगा। तो हम इससे इसका मान जब 1 हो जाएगा तो हम फिर 2 के 3 बार गुना करेंगे तो 8, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 8 ही आएगा। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह हमारा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा तो शांत होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि अशांत किसका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 6/15। तो यह 6/15 आप कहिएगा कि यह अशांत है। जी बिल्कुल नहीं, यह भी आपका शांत है। अब कैसे है आपको बताते हैं। हम 6 को इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, यानी 2 गुने 3, और नीचे कितना है 15 है, तो 15 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और 3 से ये 3 आपका कट रहा है तो 2/5 बच गया। कितना बच गया 2/5। अब हमको हर से सिर्फ मतलब है, तो हर हमारा कितना है 5, और 5 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1, और 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 लगा सकते हैं। तो ये पुनः हमारा उस रूप में आ गया जिस रूप में हमको चाहिए। तो ये भी आपका शांत है। आप चाहे तो इसको भाग देकर भी देख सकते हैं, ये आपका शांत दशमलव आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 512। तो ये 512 जो है आपका 8 का घन है, यानी नीचे जो हर है 512 यह आपका 8 का घन है, यानी इसको आप 8 गुने 8 गुने 8 यानी 8 का घन कहने का मतलब 8 को 3 बार गुना करना है। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा तो आपका 512 आएगा। तो आप एक 8 को तोड़ कर देख सकते हैं कि एक 8 में आपका 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, यानी यह 3 बार 2 आ रहा है, और इसमें 2 कितना 8 है 3 8 है, तो यानी आपका 2 के पावर 9 आएगा, यानी 2 के पावर 9 आएगा, और 5 नहीं है तो 5 के पावर हम 0 लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा पुनः उस रूप में आ गया यानी जिस रूप में हमको चाहिए। तो ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका बच रहा है 31/343। तो 343 जो है वह आपका इसका गुणनखंड जब आप कीजिएगा तो आपका इस प्रकार से गुणनखंड आएगा, यानी 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 के पावर आपका 3 आएगा। तो आप यह जो है आपका ऑप्शन 2 के पावर m गुने 5 पावर n के रूप का नहीं है। अब आप कहिएगा कि हम इसमें 7 के पावर 3 है, इसमें हम 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 लगा के तो हमारा उस रूप में आ गया। जी बिल्कुल नहीं, हमको केवल 2 और 5 का ही घात चाहिए, उसमें दूसरा कोई संख्या उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी हमको या तो 2 सिर्फ 2 रहना चाहिए, या सिर्फ 5 रहना चाहिए, या दोनों रहना चाहिए, यानी 2 और 5। उसके अलावा कोई भी यदि संख्या आपका गुणनखंड में आ रहा है तो आपका अशांत दशमलव। तो इसमें जो है आपका 7 आ रहा है, इसलिए यह आपका जो होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, यानी 400 के अभाज्य गुणनखंड में
5 का हमारा घातांक कहने का मतलब इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो उसमें हमारा 5 कितना बार आ रहा है, यानी उसमें 5 की घात कितना है। तो अब आप इसको 400 का आप गुणनखंड कीजिएगा, ठीक। तो आपका इस प्रकार से आएगा 200, फिर 100 आएगा, और फिर आप तोड़िएगा 50 आएगा, फिर लगाइएगा 25 आएगा, उसके बाद आपका 5 5, यानी आपका 5 इसमें कितना बार आ रहा है, 1 2, यानी 5 दो ही बार आ रहा है। आपका जो इसमें आएगा 5 वह 2 बार आ रहा है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 25 80 और 25 400, यानी आपका इस रूप में आ रहा है। तो 5 के घात आपका कितना आ रहा है, 2, यानी 5 का जो घातांक आ रहा है या पावर वह आपका 2 है। तो वही आपसे इसमें पूछा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है, तो आपका 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब आपको एक और चीज़ इसमें बता दें कि आपको जो संख्या यदि आपका इस प्रकार से है और इसका गुणनखंड निकालना होगा, यानी और उसमें घातांक पूछ रहा है, तो आपको एक आसान सा फॉर्मूला बताते हैं, जिसमें यदि मान के यदि 400 है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 गुने 100। अब इसमें आप जान जाइए कि इसमें आपसे सिर्फ 5 का घातांक पूछा है, तो यह संख्या जो आपको होगा वह केवल 2 और 5 के लिए ही काम, मतलब कि यह 2 और 5 पे ही आपका लागू होगा। तो इसमें आपसे पूछा है 5 का घातांक, तो आप आसानी से चाहे तो इसको निकाल सकते हैं कि 4 गुने 2 है, यानी बिना गुणनखंड का आप आसान से इसे निकाल सकते हैं। यानी आप इसे 400 को 4 गुने 100 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, यानी 100 में 2 जीरो होता है, आपको ये भी पता है। तो 100 में जब 2 जीरो है तो आपका इसको तोड़िएगा तो आपका 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी जितना सोना रहेगा उतना ही आपका यह 100 के रूप में रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, 5,000, यानी इसमें एक रहना चाहिए। जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे जो होगा लास्ट वाला संख्या, यानी इधर से हम लोग गिनते हैं तो इधर का लास्ट जो होगा बायां भाग वह आपका 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उसके बाद जो भी संख्या हो 1 होना चाहिए, यानी सोना होना चाहिए। तो जैसे इसमें 3 जीरो है तो इसका आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपका इस प्रकार से आएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी जैसे आप जान लीजिए कि 10 का आप तोड़िएगा तो 1 2 और 1 5 आ रहा है। उसी प्रकार 100 का तोड़िएगा तो 2 2 आएगा और 2 5 आएगा। उसी प्रकार से 1000 तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 आएगा। तो वही आपसे इसमें पूछा है, सिर्फ आपका घातांक बताना है, यानी 5 का हमको घातांक बताना है। तो हम 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 400 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 4 का घातांक हमको पता है कि यह 2 गुने 2 होता है, इसमें 5 है ही नहीं, और इसमें जो 5 की संख्या आएगी वह 2 आएगी, तो इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से भी आप मार सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप उसको गुणनखंड नहीं तोड़कर भी इस प्रकार से आप मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, यानी 130 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसा 130, 15 बराबर मौसा x, y, तो x, y बराबर होगा, यानी इसमें आप इसको छोड़कर चलिए। इससे आपको मतलब यहाँ पे आपको यह समझाया है कि हम 130 को 15 गुने 8 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो यह आप आसान से समझ सकते हैं कि 15 में 8 से गुना करेंगे 120 आएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ से मौसा 130, 15, यानी यही आपको लिया है इसमें से कि 130, 15 का जो मौसा है, इसका जो मौसा आएगा वह मौसा x, y के बराबर होगा, यानी इसका मौसा 130, 15 का जो मौसा आएगा वही x, y का मौसा आएगा। दोनों तरफ बराबर है, आप देख सकते हैं, तो x, y का मान होगा, यानी x, y जो है वह संख्या आपका क्या होगा। तो आपको बताए कि x, y जो आपका संख्या है वह आपका 15, 10 होगा, यानी 15, 10 होगा। अब कैसे होगा आप ये भी देख सकते हैं, आपका यहाँ पे कितना है संख्या 130, 15 है, यानी आपका मौसा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना, इसमें आप मौसा निकालिएगा तो आपका 15 8 120, यहाँ पे आएगा 10, फिर आप 15 में मौसा कीजिएगा तो 10 से 10, फिर यह इसमें से 5 आएगा और ये 10 इधर आएगा तो 10 कट जाएगा, 5 दूना, यानी मौसा आपका 5 आएगा। तो जब आपका मौसा 5 आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें जो संख्या है ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इसमें से किसी का मौसा क्या 5 आएगा। तो आप इस, और यदि आप बी नंबर लेते हैं तो 8, 10 है, तो इसका मौसा जब निकालिएगा तो आपको मौसा 2 प्राप्त होगा, यानी 8 1 8, इसमें से 2 आएगा फिर 8,
2 चौका 8, यह कट गया तो यहाँ आपका मौसा कितना आया 2 आया। फिर उसी प्रकार से यहाँ 15,8 है तो आप इसका मौसा निकालिएगा तो ये आपका मौसा 1 आएगा, यानी 8 है कहीं 8, फिर यहाँ 7 आएगा 8 में, फिर तो यहाँ एक बार लगेगा 1 आएगा और 7 इधर आएगा, फिर आपका ये कट जाएगा, यानी मौसा आपका 1 प्राप्त होगा। ये आपका चौथा संख्या है 130,8, तो ये भी आप लीजिएगा तो इस प्रकार से आपका आएगा, यानी यह आपका यानी 16 8 128 होता है। उसके बाद ये आपका 2 आएगा और फिर 8 यहाँ आएगा तो 2 चौका 8, यानी आप यहाँ कट जाएगा, मौसा 2 आया। तो इसका मौसा जो आएगा वो आपका 2 आएगा, इसका मौसा आपका 1 आएगा और इसका भी मौसा आपका 2 आ रहा है। और ऑप्शन ए जो है ये आप ले रहे हैं संख्या, तो 10 से 15 में मौसा निकालें, यानी 10 और 15 का मौसा निकालेंगे तो 10 कहीं 10 ये कट रहा है और 5, फिर यहाँ 10 आएगा, 5 दूना 10, ये कट गया, मौसा हमारा 5 आ गया। तो ये जो इसका जो मौसा आ रहा है 5 आ रहा है और यहाँ पे जो संख्या दे रहा है वो भी 5 है। तो हमको वही संख्या लेना है कि जो इतना का मौसा जो होगा वह इतना के बराबर होगा, यानी x, y के बराबर होगा, तो वह x, y संख्या होगा। हम ये संख्या ले सकते हैं, तो ये संख्या लेने में हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मौसा इसके बराबर नहीं है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी बिल्कुल गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है √125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि परिमेयीकरण गुणांक वही होता है कि इसका कहने का मतलब यही है कि यदि 125 रूट में है तो इसको हम किस संख्या से गुना करें कि यह एक परिमेय संख्या बन जाए। तो हम यदि √125 है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5√5। क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 5√5। तो अब आपको पता है कि ये 5 जो है यह पहले से ही परिमेय संख्या है, यानी हम केवल यदि 5 लेते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्या है। और अब को बच रहा है क्या √5। तो √5 जो है इसको हम किस चीज़ से गुना करें। इस ऑप्शन में हम ऐसे तो किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या मंगाने के लिए हम उस प्रकार से सोच कर और गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन हमको ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन में दिया है उसी 4 ऑप्शन में से हमको किसी एक से गुना करना होगा, जिससे उसका मान है जो आएगा निकल कर वह एक परिमेय संख्या के रूप में आना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन था 5√5, यानी 5√5 आपको आया था। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है आपका √2। यदि आप √2 से इसमें गुना करते हैं तो आप √2 से गुना करिएगा तो आपका 5√10 आएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका अपरिमेय संख्या के रूप में है। पुनः आप √3 से यदि गुना करते हैं यहाँ पे √3 तो आपका 5√15 आ जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। आपका सी नंबर ऑप्शन है √5। तो √5 जो है यदि आप 5√5 को √5 से गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, √5 में √5 से गुना कीजिएगा तब 5 आएगा और यहाँ पे एक 5 है तो यानी 5 गुने 5 आ जाएगा, बराबर आपका 25 आ जाएगा, जो कि यह एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका राइट आंसर है। अब आप कहिएगा कि हम डी नंबर से भी गुना कर सकते हैं, यानी डी में आपका 5√5 दिया हुआ है, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं गुना। लेकिन यहाँ पे हम क्या पूछा है, क्वेश्चन हमारा जो है वह 5√5 है, तो हमको वही संख्या कोई भी यदि काम करने के लिए ज़्यादा आसान जो चीज़ होता है उसी से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 तो पहले से हम परिमेय संख्या है, तो हमको सिर्फ √5 का ही रूट न भगाना है, यानी रूट अंडर जो 5 पे हमारा रूट चढ़ा हुआ है इसी को हमको रूट भगाना है। इसलिए हम √5 से गुना कर देंगे तो हमारा √5 का √5 भाग हट जाएगा। यदि हम √5 सिर्फ लेते हैं उसमें से, यानी 5 को अलग करके √5 सिर्फ लेते हैं, तो इसको हमको भगाने के लिए यदि इसमें हम 5√5 से गुना करेंगे तो हमारा 25 और 5 तो 125 आएगा, यानी 125 जो है वह 25 से तो बड़ा ही है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यह बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है, यानी इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा जो वह संख्या है, 2 संख्या का यानी जोड़ा है जो कि एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या है। तो अब आपको ये बात जानना चाहिए कि सहअभाज्य आखिर क्या होता है। तो ये सभी संख्या के बारे में आपको जानना होगा, इसलिए आपको हमने पहले ही बता दिया है कि पहले यदि आप संख्या के बारे में नहीं पता है आपको, तो आपके लिए एक पर्सनल वीडियो संख्या का हमने बना कर रख दिया है, आप उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब का सब बाउंस कर जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह जो सहअभाज्य संख्या है वह जो 2 संख्या होता है तो उसका महत्तम समापवर्तक जो होता है वह 1 होता है। महत्तम समापवर्तक यानी मस, उसको इंग्लिश में HCF बोला जाता है।
यानी हायर कॉमन फैक्टर इसका इंग्लिश नाम है। तो उसे मौसा बोला जाता है हिंदी में और इंग्लिश में HCF बोला जाता है। तो उसी का जिसका मौसा एक आता है, यानी कोई भी दो संख्या का मौसा जब एक आएगा तो वही आपका सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो अब इसको इसमें जो 9 और 16 है ऑप्शन नंबर ए में, तो अब आप इसका मौसा निकालिएगा तो आपको मौसा एक प्राप्त हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। आप इसको चारों का मौसा निकाल कर देख सकते हैं कि किसका मौसा एक आ रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट है। यदि आपको डाउट है तो इस तीनों का भी आप निकाल के देख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 12 का ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको हमने इसमें समझा दिया, फॉर्मूला बता दिए, आप उस प्रकार से यूज करके इसको बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है रैखिक बहुपद के में शून्यकों की संख्या होती है, यानी रैखिक बहुपद जो है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दें कि रैखिक बहुपद जो है उसमें आपका एक शून्यक होता है। क्या एक शून्यक होता है? यानी रैखिक कहने का मतलब ही वह एक घातीय होता है। द्विघात बहुपद होता है तो उसमें दो शून्यक, त्रिघात बहुपद यानी तीन शून्यक। तो उसी प्रकार से यह रैखिक जो है वो रैखिक बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। तो इसमें आपका जो बहुपद की यानी शून्यकों की जो संख्या होगी वह एक होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है बहुपद x-1 का शून्यक है, यानी बहुपद x-1 जो दिया हुआ है इसका शून्यक क्या है। तो आपको बता दें यहाँ पे रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वह आपका ax + b के रूप का होता है, यानी इस प्रकार से आपका होता है। यहाँ पे वही आपका ऑप्शन दिया हुआ, यानी रैखिक वही पूछा है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। तो ax यानी यह पहला है और bx यानी b का जो होता है वह अचर पद होता है। तो b का मान 1 हो जाएगा, यानी a का मान आपका इसमें 1 है और b का मान कितना है -1 है। तो -1 है और a का मान +1 है। तो अब आपको बता दें इसका शून्यक जो निकालने का फॉर्मूला है वह इसका एक शून्यक होता है, यानी उसे अल्फा कहते हैं। तो अल्फा बराबर जो होती है वह आपका -b/a होता है। क्या यह फॉर्मूला है आपका अल्फा बराबर -b/a। तो अब आप इस फॉर्मूला पे बैठाइए तो यहाँ पे आपका b का मान कितना है -1। तो माइनस यहाँ पे पहले लगा हुआ है और एक माइनस इसमें है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और बट्टा में a है तो a का मान 1 है, यानी 1/1 आ गया। तो 1/1 यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 1 ही आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी इसमें जो है बहुपद में शून्य को दिया है, यानी शून्यक द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा। तो दोनों शून्यक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो शून्यक जो दिया हुआ है इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, यह किस द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है। तो आपको पता है द्विघात बहुपद में हम लोग एक शून्य को अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरा को बीटा से। तो अल्फा बराबर आपका यहाँ -4 दिया हुआ है और बीटा बराबर 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप इस प्रकार से मान सकते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -7, अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर 7। तो अब आपका हो गया अल्फा बीटा, यानी आपका 2 शून्यक पता है। तो द्विघात बहुपद जो फॉर्मूला होता है वह आपका x - अल्फा यानी x - अल्फा इंटू x - बीटा होता है। यानी यदि आपको द्विघात बहुपद के 2 शून्यक पता होंगे तो उस द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यही होता है, यानी x - अल्फा इंटू x - बीटा। यानी अल्फा का मान आपका जितना था उतना रख दीजिए और बीटा का मान जितना था उतना आप रख दीजिए और उसके बाद इसको गुना करके आप इधर उधर यानी जो कटने वाला होगा माइनस प्लस उसको काट के और जो बचेगा वही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो यानी आपका इसमें ऑप्शन A B C D यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। आप चाहे तो उस फार्मूला पे आप निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर इतना आ जाएगा, ये इतना गारंटी है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यदि आपको इतना आप अपने से गुना करके यानी इस फार्मूला पे आप बैठाइएगा x - अल्फा इंटू x - बीटा। यदि आपसे इतना आंसर नहीं आ रहा है या कोई भी इस प्रकार से संख्या लेकर और इससे आप निकालिएगा, यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी इसका योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, इसमें या शून्यक आपको नहीं दिया हुआ है, यानी जैसमें आपको 15 नंबर में शून्यक दिया हुआ था उस प्रकार से ये आपका 2 जो दिया हुआ है शून्यक नहीं है, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। यानी आपका शून्यक था पहले आप मान चुके थे कि अल्फा और बीटा, तो ये आपका है योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है आपका 5 और ये आपका है गुणनफल 6, यानी अल्फा बीटा का मान है आपका 6। कितना? अल्फा बीटा का मान 6 यानी 6 है। तो यह आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये हो गया अल्फा बीटा। तो यदि आपको योग और गुणनफल पता होगा तो उसके लिए द्विघात बहुपद का एक दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आपका फार्मूला है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आप इसको नोट लिख सकते हैं फार्मूला की कॉपी में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये आपका शून्यक पता रहेगा तो आपका ये फार्मूला लगेगा, और यदि सिर्फ शून्यकों का योग और गुणनफल पता रहेगा तो आपको ये फार्मूला लगेगा, और सिर्फ आपको शून्यक पता रहेगा तो इससे पहले वाला आपको फार्मूला लगेगा, यानी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाला। तो यही आप इस फार्मूला पे बैठाइए तो आपका यह एक्स जो है ये ब्रैकेट के इस साइड भी रहेगा और कहीं कहीं पे इस साइड भी एग्जाम में देता है। ये ऑप्शन में भी वस्तुनिष्ठ में भी पूछता है कि द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है वह दे देगा और इसमें पूछ देगा निम्नलिखित में कौन है, तो ये आपका ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा। तो आप इस फार्मूला पे बैठाइएगा, जैसे यहाँ पे 5 है और 6 है तो आप इसको आपको बता देते हैं दिखाकर, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा एक्स था फॉर्मूला में और उसके बाद योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना है 5 है, और उसके बाद हमारा क्या था प्लस अल्फा बीटा था, यानी अल्फा बीटा यानी गुणनफल था तो गुणनफल कितना है 6 है। अब इसको इस प्रकार से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर से, और माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 5 में एक्स से गुना होगा तो 5x और प्लस का 6, यानी आपका यही आपका द्विघात बहुपद आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यानी आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप माइनस प्लस का ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपका ऑप्शन चारों जो है सेम है ऑप्शन, सिर्फ इसमें माइनस प्लस का ही अंतर है, इसलिए आपका माइनस प्लस को आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान होगा। यानी इसका जो शून्यक है वह अल्फा और बीटा है, ठीक, तो उसमें अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 है तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी और इसमें जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ए जो होगा वह आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और यानी इसमें y है तो यह वाई स्क्वायर का गुणांक होगा, b जो है वह आपका y का गुणांक होगा और c जो है वह आपका अचर पद होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है और प्लस में है तो +1, उसके बाद y का गुणांक -6 है तो -6 और अचर पद आपका 8 है तो आपका c का मान 8 हो गया। अब आप इस फॉर्मूला पे यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आपको बता दें कि अल्फा बीटा का जो मान होता है वो आपका यानी सूत्र होता है वो आपका अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपका अचर पद कितना है, c का मान जो आया है वो आपका 8 था और a का मान कितना है 1 है, यानी 8/1 करिएगा तो आपका 8 ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद f(x) यानी यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 तो f-1 का मान होगा। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि f(x) यहाँ पे ब्रैकेट में f ब्रैकेट में यानी ब्रैकेट में x दिया हुआ है
और यहाँ पे ब्रैकेट में -1 दिया हुआ है। तो यही आपसे पूछा है इसका जो मान होगा वह क्या होगा। तो आप इसको बहुपद निकालने के चक्कर में नहीं पड़ जाइए, यानी शून्यक निकालने के चक्कर में नहीं पड़ जाइए। इसमें जो आपका मान होगा यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे मान आपको बता दिया है कि 1 रखना है, यानी -1 रखना है। अब आप इसमें x जहाँ जहाँ पे x दिया हुआ है उसमें आप -1 रख के एकदम आसानी से मान निकाल लीजिए, उतना आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3x² है तो 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे -7 और फिर x का मान -1 है और प्लस का +2 है तो लिख देंगे। अब 3 -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो +1 में गुना करेंगे 3 से तो 3 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 में 1 से गुना होगा 7 आ जाएगा और प्लस का +2 है। तो यानी आप इसको जोड़िएगा तो 7 3 2 10 और 2 12 जी, यानी आपका आंसर 12 है। यहाँ पे -12 है तो आपका आंसर जो आया है वो आपका +12 में आया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x² -3 के शून्यक है। यानी बहुपद जो दिया हुआ है वो आपका इस प्रकार से है x² -3, इसका जो शून्यक निकालना है वह आपका शून्यक क्या है। तो आप इस प्रकार से भी इसका शून्यक निकाल सकते हैं, जैसे x² -3 बराबर 0 करेंगे तो हमारा इधर x² और -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी x पर से स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस बहुपद में लगता है, यानी √3 होगा। तो +-√3 कहने का मतलब है कि +√3, -√3, यानी ये दोनों आपका होगा बहुपद। यहाँ देख सकते हैं यहाँ द्विघात बहुपद है तो इसका आपको 2 शून्यक होगा। तो आपका 2 शून्यक इस प्रकार से आ चुका है, यानी एक √3 है और एक -√3 है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आप देखिए ऑप्शन में बी में दिया हुआ है √3 -√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है। तो यह आपका आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होइएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो उसमें उस प्रकार से आप हल कीजिएगा। इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 32। इस प्रकार से आप इसको, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10 से गुना होता है और यहाँ 6 है तो यहाँ 6 से गुना होता है, यानी ऊपर वाला नीचे से और नीचे वाला ऊपर से गुना होता है। तो आपको ये पता होगा, इस फॉर्मूला पे आप गुना करिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी x और y का मान आ जाएगा। हम इस वीडियो में भी आपको बता सकते हैं x और y का मान, परंतु आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, इसलिए क्योंकि आपको हम यदि पूरे विस्तार से इसको बताएंगे तो यह बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और आपको उस प्रकार से वीडियो जो है वह बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग कहते हैं क्या कि वीडियो बड़ा है और क्वेश्चन इतना कम मिला, हम मतलब कि आप लोग बड़ा वीडियो जो हो जाता है उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपको हम इसमें इस फार्मूला से आप बना सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछिए, हम फिर से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आपका जो इसमें 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी x = 2 आएगा और y = आपका 6 आएगा, यानी x = 2 और y = 6 आएगा, यानी 6। तो यही आपका मान है। अब आपको हम एक फॉर्मूला इस पे बता देते हैं इसी क्वेश्चन को कि आपका x = 2 और y = 6 आंसर सही है या गलत, ये आपको हम बता देते हैं। जैसे x का मान हमारा 6 है तो हम समीकरण 1 में मान रखेंगे 6 और x का मान 2 और -2 का 2 है, y का मान कितना है हमारा 6, तो y का मान 6, यानी 6 दूना 12 आ रहा है और -2 से 6 में गुना करेंगे तो 12, 12 में से 12 घट रहा है बराबर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं बराबर 0 दिया हुआ है। अब ऑप्शन बी, यहाँ बी समीकरण बी में रखेंगे तो 10x है तो x का मान 2 और प्लस 2 गुने y का मान 6 है, यानी 10 गुने 2 तो 20 आएगा, प्लस 6 दूना 12, यानी हमारा 32, कितना आया 32। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए आपका ये जो आंसर है ये आपका राइट आंसर है। आप निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर भी इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 समानांतर है तो p का मान होगा। यानी आपका इस प्रकार से होता है a1/a2 = b1/b2, मान निकालते हैं और बराबर नहीं है c1/c2, तो यह आपका इसका जो ग्राफ आता है वह आपका समानांतर रेखा प्राप्त होता है। यानी इसका जो जब आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको समानांतर रेखा एक प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है।
और इसमें क्या 3 फार्मूला होता है, एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और एक होता है ये, और तीसरा जो फार्मूला होगा वो दोनों बराबर होता है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पे आपसे समानांतर पूछा है तो समानांतर के लिए आपका यही फार्मूला होगा, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस फार्मूला पे आप बैठाइए, आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। यानी आप देखिए, आपको बैठाकर बताते हैं। यहाँ पे A1/A2, यहाँ A1 कितना है, A है 4, यानी A1 4 है और बटा B1 कितना है 12 है, तो 12, और इसमें P का मान आपको निकालना है। बराबर हमारा कितना था B1/B2, यानी P है बराबर B का मान P है B1/B2 और B2 का मान है 9। तब यहाँ पे और बराबर नहीं था 6/15 यानी C1/C2, तो ये आप देख सकते हैं 6/15 जो होगा बराबर नहीं है। यहाँ पे हम यानी बराबर C1/C2 आपको लिख के दिखा देते हैं, 6/15 लिख दिए। अब हमको मान क्या निकलना है, P का मान निकालना है। तो P का मान जो निकालना है, तो हम ये इतना बराबर इतना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। तो जब इतना बराबर इतना है तो हम इसको तिरछा गुना करेंगे 12 में P से, तो हमारा आएगा 12P, और 9 में 4 से तो बराबर 36, यानी आपका आया 12P बराबर 36। तो 12 से इसको हम 36 को काट सकते हैं, 12 3 36, यानी P का मान आपका 3 आ गया। कितना 3, यानी आपका 3 जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी जिस भी ऑप्शन में आपका 3 होगा वह आपका सही आंसर है, यानी आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। यानी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण इतना तथा इतना के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा, यानी इतना का जब हल अनगिनत होगा तो उसके लिए k का मान क्या होगा। तो आपको बताए कि अनगिनत हल उसी का होता है, अनगिनत या अनंत भी उसे आप बोल सकते हैं, जिसमें होता है A1/A2 बराबर B1/B2, यानी आपका इस प्रकार से होगा बराबर C1/C2, यानी आपका जो तीनों जो होगा A1/A2 का मान बराबर B1/B2 का और C1/C2, ये आपका तीनों जो मान होगा वह आपका बराबर होगा। तो आपका हल जो होगा वह आपका अनगिनत यानी अनंत हल होता है। तो अब आप इस फार्मूला पे बैठाइए, यहाँ पे कितना, और उस प्रकार से आप k का मान निकाल सकते हैं फार्मूला पे बैठा के। आप यहाँ देखिए x, यहाँ A1 है x यानी 1, और यहाँ पे A2 कितना है 5 है, 1/5 बराबर B1/B2 यानी 2/x और बराबर 3/15, यानी इतना हम लिख सकते हैं A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये तीनों बराबर है तो हमको k का मान निकालना है। तो इसमें से आप कोई भी समीकरण ले लीजिए, यानी इतना को ले लीजिए 2 को, या इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, और दोनों तरफ यानी तीनों तो इसमें बराबर ही हैं, किसी 2 को लेकर और k का मान निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे चलिए हम इसी को ले लेते हैं, 1/5 बराबर 2/k, इतना लेंगे तो k में 1 से गुना करेंगे तो k आएगा, और 5 से 2 में तो 5 दूना 10, यानी k का मान कितना आ गया 10। तो आप किसी भी समीकरण के लेकर निकालिएगा, आपका आंसर 10 ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है 22 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। 23 नंबर का जो आपका राइट आंसर हुआ आपका बी नंबर है, यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। आप इसको गुना करके यानी x + 2 का होल स्क्वायर तोड़िएगा और बराबर 3x + 4 इसका गुना करके आप निकालिएगा। आपको हम निकाल के बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका इस प्रकार से आएगा x² + 2x + 4, आपका इस प्रकार से आएगा, x² 4x आएगा +4, और बराबर इधर गुना कीजिएगा तो 3x + 4 आएगा, 3x + 4 आएगा। ये 4 जो प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4x है और यहाँ 3x है, 4x में से 3x घटेगा तो यहाँ आपका x² और 4x में से 3x इधर आएगा माइनस, तो इधर यह 4x - 3x बराबर x, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। यह आपका यानी x² + x बराबर 0। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, यह इसलिए आपका यह द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0, जहाँ p बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी p का मान 0 नहीं होना चाहिए,
के मूल है। तो आपको बताया कि आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि x आपका मूल निकालने का, यानी मूल को कहने का मतलब शून्यक होता है, उसका आपको मूल भी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा या हल भी रहेगा या शून्यक। आपसे कहेगा मूल निकालिए या हल निकालिए या शून्यक निकालिए, आपका तीनों का मतलब सेम ही है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac जो है वो आपका विवेचक का सूत्र है, यानी d निकालने का, और बटा 2a होता है। तो आपको इतना फॉर्मूला है, इतना यदि x के रूप में रहता है तो इतना फॉर्मूला है, तो यहाँ भी x के रूप में है समीकरण, तो x बराबर ही होगा। तो x बराबर इतना फॉर्मूला है, तो अब इस जहाँ जहाँ पे b है वहाँ इस समीकरण में से b का मान रख दीजिए, और जहाँ पे a है वहाँ a का मान रखिए, और c है वहाँ पे c का मान रखिए। आपको सेम उसी प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला फॉर्मूला था आपका -b, तो यहाँ q दिया हुआ है, फर्स्ट में ऊपर q दिया हुआ है, तो b का मान जो है यहाँ q दिया है। उसके बाद था प्लस माइनस b² यानी रूट अंडर b², तो q का स्क्वायर हो गया, और -4ac था तो 4 का 4 है, और a के मान p और c का मान r है, तो 4ac यानी 4qr, और बटा 2a था तो 2 का मान 2 और a का मान p दिया हुआ है, इसलिए 2p हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। इसकी मूलों की प्रकृति आपको बताना है कि इसका मूल जो है वह किस प्रकार का होगा। तो आपको मूल निकालने का एक फॉर्मूला है कि इससे मूलों की प्रकृति निकालने का, यानी इसकी 3 प्रकृति होती है। एक होती है, यानी एक में जो होता है आपको दोनों मूल समान होता है, एक में होता है यानी मूल जो निकल के आता है द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल होता है, तो 2 जो मूल होता है तो उसमें आपका इसका फॉर्मूला जो है वह 3 प्रकार से आता है। यानी एक होता है दोनों मूल समान, यानी और यदि एक मूल 2 है तो दूसरा का मूल भी आपका यानी शून्य का आपका 2 ही होगा, यानी यह जो है दोनों समान है, यानी 2 और 2। एक होता है असमान, यानी एक है 2, मान गए एक 2 है और दूसरा 3 है, तो ये आपका असमान हो गया, दोनों अलग अलग है तो एक असमान होता है। और एक तीसरा का जो मूल होता है वह आपका अवास्तविक होता है, यानी अवास्तविक होता है तो उसका मूल हम लोग नहीं निकालते हैं। तो वह क्या होता है फॉर्मूला आप देखिए, एक होता है यानी यह आपका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac यदि बड़ा है 0 से, यानी यह जो तीर का चिन्ह है जिस तरफ है वह संख्या आपका बड़ा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि b² माइनस 4ac 0 जो है उससे यह बड़ा है, यानी हम b² माइनस 4ac का जो मान निकालेंगे वह 0 से यदि बड़ा आएगा तो हमारा मूल वास्तविक और असमान होंगे, क्या असमान होंगे। और उसके बाद यदि b² माइनस 4ac इस तीर को चिन्ह का हम इस तरफ घुमाएंगे, यानी इसका मतलब है 0 बड़ा है तो वह आपका अवास्तविक मूल होगा, यानी उसका मूल नहीं निकलेगा। और यदि b² माइनस 4ac और बराबर है 0 तो आपका मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी जिस प्रकार से आपको यह बताए थे। तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि b को यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 6x² प्लस 6x प्लस 1, तो यहाँ पे a का मान 6 है, b का मान 6 है और c का मान भी 1 है। तो आप इस फार्मूला पे बैठाइए, यानी b² तो 6² माइनस 4 और a का मान 6 है और c का मान 1, 4 इंटू 6 इंटू 1 आपका वास्तविक और असमान होंगे, यानी वास्तविक होगा लेकिन उसका मूल्य होगा वह असमान होंगे। तो वही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे दिया हुआ है वास्तविक और असमान, और यहाँ पे केवल है वास्तविक नहीं, यानी इसका मतलब अवास्तविक होता है, तो कहीं कहीं पे वास्तविक नहीं भी लिखता है और कहीं पे अवास्तविक भी लिखता है, तो दोनों का बात सेम ही है, यानी दोनों का मान बराबर होता है। वास्तविक का यानी अवास्तविक कहिए या वास्तविक नहीं है इस प्रकार से कहिए, दोनों बात सेम है। तो आपका 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस आपका अगला दोस्त जो उसको भी इस क्वेश्चन से एग्जाम में हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को देख सके तथा आप अपनी एग्जाम की भी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सके।
इस वीडियो में आपको केवल 25 क्वेश्चन का ही आंसर देंगे। अगले वीडियो में इसके अगला जो वीडियो होगा यह आपका वीडियो पार्ट 1 रहेगा। इसके अगले वीडियो जो यानी पार्ट 2 में जब आइएगा आप, तो वहाँ पे आपको 26 से आगे का आंसर, इसके आगे का जो आंसर होगा वह आपका मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।